नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे लिथियम की। भारत लिथियम की सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। माइनिंग राइट्स के ऑक्शन के जरिए सरकार को $5 अरब से ज़्यादा हासिल होने की उम्मीद है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में किया जाता है। पिछले साल भारत में कुल गाड़ियों की बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 2% रही, जो साल 2030 तक बढ़कर 30% हो जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस साल जून में 30 मिनरल्स की सूची तैयार की है, जिसमें लिथियम, निकेल और टाइटेनियम अहम है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। खान मंत्रालय से संयुक्त सचिव वीना कुमारी जी, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के सीनियर प्रोग्राम लीड ऋषभ जैन जी और एल्टमिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मौर्या सोंकावली हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैम, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार लिथियम को लगातार प्रोत्साहन दे रही है, क्या योजना है सरकार की भविष्य में लिथियम को लेकर के? इसी सरकार में जून 2023 में एक लिस्ट ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल जो इंडिया के लिए क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक है, उसका लिस्ट बनाया था। उसके बाद लास्ट सेशन में हमने एमएमडीआर एक्ट है जो इंडिया में मिनरल सेक्टर का लेजिस्लेशन इसी एक्ट के ऊपर है। एमएमडीआर एक्ट में एक अमेंडमेंट किया था एंड इसमें हम लोग एक शेड्यूल 1 में एक पार्ट डी इंक्लूड किया है। उसमें हमने लिथियम, पहले एक एटॉमिक मिनरल था। एटॉमिक मिनरल में ओनली गवर्नमेंट कंपनीज कुड डू द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, तो वो लिस्ट एटॉमिक मिनरल के लिस्ट से निकाल के पार्ट डी ऑफ द शेड्यूल 1 में इंक्लूड कर दिया है। लिथियम के साथ another 24 minerals are also included in the list. अभी ये एटॉमिक these minerals are known as critical and strategic minerals. वो मिनरल का ऑक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। अदरवाइज इन द कंट्री द मिनरल ऑक्शन आर बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल लेजिस्लेशन बनाने का है। अभी क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल का ऑक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। उसके लिए एमएमडीआर एक्ट अमेंडमेंट अगस्त में हुआ था। अभी हमने नवंबर में 20 ब्लॉक ऑलरेडी ऑक्शन के लिए एनआईटी इश्यू कर दिया है। उसमें 2 ब्लॉक लिथियम का भी है। ऋषभ जैन जी, चूँकि आप लगातार लिथियम और इससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं इस पर नज़र आप रख रहे हैं, भारत और विश्व के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल मिनरल दर्शकों को समझाइए कि क्या है और कितना महत्वपूर्ण है ये। राइट। सो कुछ चीज़ें अभी इम्पोर्टेंट। इंडिया ने अभी एक सक्सेसफुल G20 होस्ट किया और G20 फाइनल आउटकम कंसेंसस डॉक्यूमेंट में एक चीज़ जो खासकर निकल के आई वो है कि हमें रिन्यूएबल कैपेसिटी 3 गुना करनी है बाय 2030। यही सेम चीज़ अभी कॉप में भी डिस्कस हुई और वहाँ भी बहुत सारे ज़्यादा कंट्रीज़ ने अग्री किया। इसका ये मतलब है कि हमें आज हम जहाँ हैं और जहाँ 2030 तक पहुँचना है, हमें इक्वल 3 गुना कैपेसिटी करनी है जी। इसका ये मतलब है कि हमें 3 गुना ज़्यादा सोलर मॉड्यूल्स बनाने हैं, विंड टर्बाइन्स बनानी है, बैटरीज बनानी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है ज़्यादा और ज़्यादा। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है और उसी के लिए जो हमें मिनरल्स चाहिए वो भी प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजीज़ में मिनरल्स लगते हैं, जैसे लिथियम आपने बोला, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, कॉपर और बहुत सारी रेयर अर्थ, ये कुछ ही कंट्रीज़ में है। जैसे हमने जो लास्ट डेटा यूज़ किया था उसमें 15 कंट्रीज़ में 55% मिनरल्स अवेलेबल है जी। सो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एक चैलेंज है कि ये डिसरप्शन हो सकता है, क्योंकि डिमांड जैसे ही बढ़ेंगी क्या हम वहाँ से सप्लाई भी उतना ही बढ़ा पाएंगे कि नहीं। सो इसलिए क्रिटिकल मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन टॉपिक और एक प्रायोरिटी बन चुका है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए कि अगर हमें एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज में आगे बढ़ना है तो ये मिनरल्स चाहिए और ये मिनरल्स से हम वो टेक्नोलॉजीज़ बनाएंगे जिससे हम क्लाइमेट चेंज को सॉल्व कर पाएंगे। तो इंडिया ने ऑफ कोर्स थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस
ने अब आइडेंटिफाई किया, फिर संशोधन किए अलग अलग एक्ट्स में, MMDR एक्ट में, तो अब कुछ सालों में हम ये मिनरल्स इंडिया में भी निकाल पाएंगे और इसी तरह बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ भी अपने एक्ट्स में संशोधन कर रहे हैं ताकि वो भी ये सब मिनरल्स को माइनिंग कर सकें। मौर्या जी, आपने सुना कि ऋषभ जी ने और वीना मैम ने किस तरीके से अपनी राय रखी। आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्रिटिकल जो मिनरल्स है इसको लेकर के क्या है, और जो खासकर जो इंडिजिनस मिनरल है उसको लेकर के आप कैसे इसके भविष्य को देखते हैं। शुक्रिया। हम पहले तो खनिज मंत्रालय को डॉक्टर वीना कुमारी के और तरफ से हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि वो लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स को जो कुछ ही साल पहले उसका एक्सप्लोरेशन करके अभी तुरंत लिस्ट में भी लाए। तो इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स मिलना खुशी की बात है, लेकिन हमारा ये राय है कि हमें जब तक हम ये इंडिजिनाइजली प्रोड्यूस करके रिफाइन करेंगे, जब तक हमें ऑल्टरनेटिव कंट्रीज से इसको रिफाइंड मटेरियल लाना जरूरी है। और चाइना का जो डोमिनेंस ये एरिया में है, पूरा मटेरियल को जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील ऐसे देशों से पूरा रॉ मटेरियल चाइना खरीद के चाइना ले जाता है और वहां पे रिफाइन करता है, और इसलिए पूरा सप्लाई चेन पे उनका इतना मजबूत पकड़ है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत भी चाइना के जैसे ये रॉ मटेरियल सप्लाई चेन के ऊपर अपना कब्जा करना चाहिए या नया माइंस को लेना चाहिए, लेकिन जैसे चाइना करता है वैसे वहां से उठा के चाइना ले जाना या भारत लाना इज नॉट फीजिबल। तो हमें वहीं पे रिफाइनिंग करके रिफाइंड मटेरियल को अपने देश में लाना चाहिए, और इसके और से हम रॉ मटेरियल वाइज बहुत स्ट्रांग होंगे, ये हमारा वीना मैम रिफाइनिंग एट सोर्स। जी वीना मैम, जिस तरह से बताया मौर्या जी ने, ऋषभ जी ने, माइनिंग और प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट लेवल पे चूँकि आप मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उसको लेके क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखो, हमारा स्ट्रेटजी दो तरह होता है। एक तो डोमेस्टिक में क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल में क्या करना चाहिए। बोथ ऋषभ एज वेल एज मौर्या जी हैज़ टोल्ड कि देयर इज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिसोर्स एज वेल एज द प्रोसेसिंग, एंड रिसोर्स तो नेचुरली ओकर करता है, तो जहाँ है वहाँ ही है, बट प्रोसेसिंग ऑल्सो ये जो एक दो कंट्रीज़ उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पहले से ही किया है, तो इसीलिए प्रोसेसिंग भी एक ही कंट्री में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। हम तो हमारा एफर्ट दो तरीका है। एक तो इंटरनेशनल एफर्ट, एज ऋषभ हैज़ टोल्ड, हमने G20 का न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल इन एनर्जी ट्रांसिशन हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय द G20 कंट्री, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंश्योर दैट कि दिस एक्नॉलेजिंग द role of critical minerals in energy transition, and then we have also developed a high level principle. उसमें हमने क्या which are the important area the whole of the world community has to concentrate has been defined, कि एक तो we have to increase the production, we need to find the alternate methodology, we need to also concentrate on the recycling technology, we need to do beneficiation and increase the mineral recovery from the ore. So this we are making other countries to be aware, and like-minded country ka multilateral cooperation. As all of you know that we are also a member of the MSP plotted by the Mineral Security Partnership of United States. MSP is a forum in which we are the countries are bringing specific projects, and then these projects are on identified critical minerals in which we can participate, and then that will help us to get supply of the mineral. Then the next is processing technology. We are also having a multitude of interaction with our research organization in India,
for encouraging processing, and also we are having interaction with the industry to identify, understand which are the technology, processing technology on which of the minerals हमको चाहिए, उसमें हम लोग we are making our effort. Then the domestic area मैंने अभी बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑक्शन शुरू किया है, बट हम ऑक्शन ऐसे नहीं कर सकते, पहले तो रिजर्व कहाँ है वो पता करना है, इसीलिए हमारा इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी. ऑल दिस एजेंसीज आर नाउ बीइंग आस्क्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल. अभी वो अगस्त में जो अमेंडमेंट किया है उसमें हम वन मोर new mineral concession has been introduced. It is called exploration license. वो ऐसे हमारे इंडिया में जूनियर माइनिंग कंपनीज नहीं है ज़्यादा. दिस इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ मोर प्रिवेलेंट इन ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा. ये जूनियर माइनिंग कंपनीज विल कम डू द एक्सप्लोरेशन, आइडेंटिफाई अ रिसोर्स, then they leave the scenario, and that resource they will give the right for that resource to a mining company. So that is how they make money. So we are trying to attract them through exploration license. ऋषभ जैन जी, क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप किस तरह की चुनौतियां और किस तरह के अवसर देखते हैं आप? क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन या सप्लाई चेन चुनौतियों से भरा हुआ है अगर मैं कहूँ तो. सो माइनिंग भी नहीं, एक्सप्लोरेशन से लेके माइनिंग, बेनिफिशिएशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक स्टेप एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट. पहला स्टेप है एक्सप्लोरेशन. जो मैम ने बोला, हमें पहले तो पता करना होगा कि वो मिनरल्स हमारे यहाँ हैं कि नहीं है. उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बट जैसे हम नए मिनरल्स खोज रहे हैं और हम वो नई टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा मिनरल्स खोज पाएँ. तो जैसे इंडिया ने अभी लिथियम फाइंड किया राजस्थान, वहाँ जम्मू कश्मीर में और भी दूसरे स्टेट्स में, वैसे ही दुनिया भर में ऐसे मिनरल्स पाए जा रहे हैं. दूसरी चीज़ है कि हमें मिल गए मिनरल्स, क्या हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे ज़्यादा लॉस भी नहीं हो एनवायरनमेंट को और उस कॉस्ट पे निकल पाए ताकि वो अफोर्डेबल हो फाइनल कंज्यूमर को. फिर उसके बाद बेनिफिशिएशन. हम कंट्रीज़ दुनिया भर में अब ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास मिनरल्स हैं तो बेसिक प्रोसेसिंग हमारे यहाँ ही हो जाए, कंट्री में हो जाए, ताकि बाहर नहीं जाए. अभी बहुत सारे मिनरल्स दूसरे देश चले जाते हैं, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट उसके बाद आती है प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, जो मौर्य जी अभी कर रहे हैं इंडिया में, और बहुत कम कंपनीज़ हैं इंडिया में एंड बाहर जो ये कर रही हैं. और ये जो हम देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसेसिंग की, ये चंद कंट्रीज़ में है और कभी कभी तो चंद कंपनीज़ में है. इस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी करीब करीब 5 से 10 साल लग सकते हैं. बिल्कुल. और ये टेक्नोलॉजी रेगुलरली चेंज होती जाती है कुछ सालों में. तो हमें हर पूरे प्रोसेस में टाइमलाइन, कभी मिनरल एक्सट्रैक्ट करने में 10 साल भी लग सकते हैं, कोई 5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम कैसे मिनरल पाए जा रहे हैं. और ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं. और ये टेक्नोलॉजी बार बार, जैसे मैं कह रहा हूँ, चेंज होती जाती है. तो हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि अर्जेंसी को देखते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करें अक्रॉस द वैल्यू चेन, फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग से रिसाइकलिंग तक, ताकि हम सब साथ मिलके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. अगर हम खुद करना चाहेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा साल लगेंगे, जब साथ में करेंगे तो कम और जल्दी कर पाएंगे. मौर्य जी, जिस तरीके से अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, लोकलाइजेशन की बात करूं, तो ओर के निकालने से लेकर के जो पूरा तैयार जो एक माल होता है, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं, तो एक टाइमलाइन उसकी क्या होगी और वक्त कितना लगेगा उसमें? ये जैसे मैडम ने और ऋषभ जी ने कहे हैं, एक एक्सप्लोरेशन से लेके माइन प्रोडक्शन तक तकरीबन बाहर देशों में
अपने पास थोड़ा जल्दी हो सकता है या लेट भी हो सकता है, वो वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन 6 से 7 साल या 8 साल कभी कभी क्लियरेंसेस के लिए भी लग सकता है। और ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन से लेके मिनरल और प्रोडक्शन तक, उसके बाद जो है उसको जैसे ऋषभ जी ने कहा है उसको रिफाइन करना पड़ता है और उसके बाद सप्लाई करना। तो तकरीबन 7 से 8 साल लग सकता है। और इतना समय अपन रुक नहीं सकते क्योंकि पहले से हम यूटिलाइज कर रहे हैं और उसको अभी रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि हम अपना वैल्यू चेन डेवलप करते हुए दूसरे देशों के पास जो है वो जैसे एमएसपी के थ्रू या कोई और फोरम के थ्रू रॉ मटेरियल हासिल करके वहीं रिफाइन करके अपना मिनरल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करना। वीना मैम, चूँकि भविष्य में काफ़ी संभावनाएं हैं और एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक करीब 500 टाइम्स इसकी डिमांड जो लिथियम की है वो देश और दुनिया में बढ़ जाएगी। सरकार अपने स्तर पर बहुत बेहतर प्रयास कर रही है। G20 में भी इसकी चर्चा अभी हुई, जैसा आप लोगों ने जिक्र किया। बाकी जो देश और दुनिया के जो तमाम देश हैं उनका सहयोग भारत को किस तरह से मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसमें विनिवेश अभी किस तरह की, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? करंटली वी हैव वेरी क्लोज, अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन चल रहा है। डिस्कशन इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन कि, एंड ऑल्सो हमारा मिनिस्ट्री में एक कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, उनका मैंडेट है कि एक्सक्लूसिवली बाहर के देश से क्रिटिकल आइडेंटिफाइड क्रिटिकल मिनरल्स ले आना है। काबिल अभी लाइक ऑन डिस्कशन है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अर्जेंटीना के साथ है। अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले आर द ABC, the lithium triangle in the world. So we have very advanced level of discussion with Argentina as well as Australia is one of the leading producer of lithium. तो दोनों कंट्री से हमारा एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशन है। अभी हमारा डिस्कशन आल्सो इज़ ऑन गोइंग विद चिले, कुछ डिस्कशन चल रहा है कि लाइक हमारा लाइक we are trying to get the resources outside through our own companies. We are also sharing the information about the projects which जो MSP में जो projects आ रहे हैं वो information हम इंडस्ट्री जो इंटरेस्टेड इंडस्ट्री है उनसे भी शेयर कर रहे हैं, सो दैट प्राइवेट कंपनीज भी बाहर जाके दिस मिनरल रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड बाय देम। तो like very close association with the mineral resource countries as well as with technology countries like Australia is advanced in technology. We have a technology partnership also. ऋषभ जी, जिस तरह से लिथियम की उपयोगिता और इसकी भूमिका हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक सकारात्मक दिशा में ये आगे बढ़ रही है, देश की आर्थिक विकास और जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके लिहाज से आप इस जो क्रिटिकल एलिमेंट है इसको कैसे देखते हैं आप? एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मैं बोलूँगा दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत अहम भूमिका प्ले करेंगी इस प्रोसेस के लिए। जैसे हमारा जो NDC टारगेट है वो है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030, और जैसे आपने कहा था 30% EVs नई सेल बाय 2030। ये खाली डिप्लॉयमेंट नहीं है, दिस विल ऑल्सो लीड टू लॉट ऑफ न्यू जॉब्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री के लिए। बट ये जो कैपेसिटीज़ जो हम सेटअप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो स्टार्ट किया है और अलॉटमेंट किए हैं ऑन बैटरीज, सोलर मॉड्यूल्स एक्सेट्रा, और जो मार्केट क्रिएट किया है, इससे नॉट ओनली द लोकल डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा बट हम अब एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी जनरेट होगा। तो हम दूसरे कंट्रीज़ में भी सोलर मॉड्यूल्स सेल कर पाएंगे और विंड टर्बाइंस एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ भी सेल कर पाएंगे। बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है
दूसरे कंट्रीज़ अब ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं चाइना से बाहर, कि खाली हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहे, दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहें और दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करें। तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉटस्पॉट बन के निकल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ भी अब चाहते हैं कि वहाँ भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो। सो इंडिया ने बहुत सारे कदम ऑलरेडी उठाए हैं, बट आगे चल के और कुछ सालों में हमें देखना है कि हम उन स्टेप्स पे और आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। कि अगर हम सोलर मॉड्यूल बना रहे हैं, सोलर सेल बना रहे हैं, क्या हम वेफर पॉलीसिलिकॉन को भी स्केल अप इक्वली कर सकते हैं? पीएलआई में ऐसा प्रावधान है, बट क्या हम उसको 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं ताकि हम ग्लोबली सप्लाई कर सकें? सिमिलरली कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर बैटरीज में क्या हम हर एक कंपोनेंट या कुछ हिस्से ये कंपोनेंट्स के इंडिया में बना सकते हैं कि नहीं? इससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की और जॉब्स भी नए क्रिएट होंगे। मौर्या जी, अगर एक सवाल उठता है कि चाइना में भी एक बड़ा बाज़ार है इसका, और साफ तौर पे जिस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, तो उसकी सप्लाई चेन की बात करूं, या फिर जिस तरीके से वो तमाम इस तरह की चीज़ें जब वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जब उससे आगे निकल के जाती हैं, तो उसमें हम इस चीज़ से कैसे पार पा सकते हैं? ये हम उससे कंप्लीटली निकल तो नहीं सकते, उठाल तो नहीं सकते, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि कुछ ही दिन पहले चाइना ने ग्राफाइट का एक्सपोर्ट बैन किया है, तो वैसे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स कर भी सकते हैं। तो हम सबसे यही कहते हैं कि हमारे कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, उनको उनका रॉ मटेरियल्स और उनका सप्लायर का रॉ मटेरियल्स भी सिक्योर करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उसका एक दिन चाइना उठ के बोलेगा हम कैथोड का बैन कर रहे हैं, एनोड का बैन कर रहे हैं, या कुछ किसी और क्रिटिकल कंपोनेंट का बैन कर रहे, तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री एक ही दम पे रुक जाता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा होता है कि जो एक बार अप्रूव हो गया OEM लेवल पे, उसको 5 साल या 6 साल तक बदला नहीं जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक सेल मैन्युफैक्चरर हो या कोई और हो, अपना सप्लाई चेन को सिक्योर करें और उसके हिसाब से अपना टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन का प्लानिंग चालू करें। तो इस अभी जैसे हमने कैथोड, हम भारत का एकलौता कंपनी है जो कैथोड बनाते हैं, लेकिन हमने पहले रॉ मटेरियल जैसे लिथियम जितना ज़्यादा हो सकता उतना ज़्यादा हम इंडिया में प्रोक्योर करते हैं, और उसके बाद जो बाहर से इतना कम इंपोर्ट कर सकते, जैसे हम लिथियम इंपोर्ट करते हैं नॉन चाइनीज कंट्रीज से, लाइक जैसे साउथ अमेरिका से, हम लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट बनाते हैं। उसके हिसाब से हम आगे फॉरवर्ड एश्योरेंसेस दे पाएंगे हमारे सेल मैन्युफैक्चरर को कि इतने कैपेसिटी तक हम सप्लाई कर सकते। तो वो रॉ मटेरियल अपना सप्लायर और उनके सप्लायर्स का सिक्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वीना मैम, बहुत संक्षेप में अगर मैं पूछूं कि जो एटॉमिक आपका ये जो मिनरल्स है, इसकी लिस्ट से इसको निकालने की वजह क्या हो सकती है? आपका ये जो लिथियम है, MMDR एक्ट के अंदर जो लिस्ट में एटॉमिक मिनरल के लिस्ट में है, उसमें एक देयर इज़ अ प्रोविज़न की लाइक गवर्नमेंट कंपनी माइन कर सकते हैं, तो वो माइनिंग रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट कंपनीज था। तो हम लोग को अब लिथियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कि अब गवर्नमेंट कंपनीज़ का कैपेसिटी, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर लेस एंड द कैपेसिटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड, सो वी वांट टू ओपन इट अप टू ऑल द कंपनीज irrespective of their ownership, whether government or private. So that is why we have removed these mineral from the list of atomic mineral and brought it into, created a separate list of critical and strategic minerals. So that इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज करे, जल्दी हम माइनिंग लीज दे दे एंड देन माइनिंग लीज से प्रोडक्शन शुरू करें।
ऋषभ जी, बहुत संक्षेप में आमतौर पर लोग जानते हैं कि ये लिथियम का इस्तेमाल ईवी के लिए, बैटरी के लिए चार्ज करने के लिए, या और जो विंड टर्बाइन की आपने बात की इसके लिए, और किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा दर्शकों को आप समझाइए कि इसका इस्तेमाल और किन चीज़ों में लिथियम का भविष्य में हो सकता है। अगर हम लिथियम को एक्सपैंड करें, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, तो लिथियम फिलहाल सबसे ज़्यादा बैटरीज में ही यूज़ होती है। सोलर मॉड्यूल्स या विंड टर्बाइंस में लिथियम का यूज़ नहीं है, बट दूसरे मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कॉपर बहुत ज़्यादा तीनों टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होता है, निकल बैटरीज में यूज़ होता है, रेयर अर्थ मोटर्स में यूज़ होते हैं जो ईवीज़ के लिए चाहिए, बैटरीज में चाहिए, मैग्नेट्स में चाहिए। लेकिन कॉपर जैसे एक एग्जांपल है, कॉपर हमारे वायर्स में भी यूज़ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है। निकल स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक जगह क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है तो उनके लिए भी डिमांड बढ़ेंगी मिनरल्स की, बट दूसरे सेक्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं जैसे स्टील इंडस्ट्री, तो दोनों एक दूसरे से compete करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि आगे जाके ये मिनरल्स की डिमांड कितनी होंगी, कहाँ से आएंगे और किस ग्रेड के मिनरल्स होंगे, क्योंकि ग्रेड भी बहुत वेरी करता है। और इस बात पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि डिमांड चूँकि इतनी बढ़ रही है, हमें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की, जहाँ ये मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज मैग्नेट्स आते हैं, मोटर्स आते हैं जिसमें रेयर अर्थ की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में स्टार्टअप्स हैं जो ये ऐसा बना पा रहे हैं टेक्नोलॉजीज़। तो अगर हम वो टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस कर सकें जो ये मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कम कर दें या एकदम यूज़ ना करें, तो उससे हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट भी कम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके कहने का मतलब ये है कि वैकल्पिक जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और फिलहाल लिथियम से ये माना जा रहा है कि ज़ाहिर तौर पर एक बदलती हुई तस्वीर सामने आएगी आने वाले समय में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी।